हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर वीडियो सीरीज के अपेंडिसेस पार्ट में आपका स्वागत है। अब तक हमने सारे लॉस ऑफ चेस हमारे 12 आर्टिकल्स में हमने कवर कर लिया है। हमारे चेस के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अलावा चेस में कुछ स्पेशल प्रारूप होते हैं, जैसे रैपिड, ब्लिट्ज और ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए कुछ स्पेशल ऐसे टूर्नामेंट्स जिसमें हमें 12 आर्टिकल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, पर इनके साथ ही कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स भी हमको फॉलो करने होंगे जिसे हम अपेंडिसेस में कवर करने वाले हैं। एक ऑर्बिटर के तौर पर आपको ये समझना होगा कि अपेंडिसेस भी अपने आप में एक आर्टिकल है जो हमारे 12 आर्टिकल्स को सपोर्ट करता है। अपेंडिसेस को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है: रैपिड फॉर्मेट, ब्लिट्ज फॉर्मेट, अलजेब्रिक नोटेशन के रूल्स, और चौथा अपेंडिस होगा ब्लाइंड खिलाड़ियों के लिए, जिसमें हम कुछ स्पेशल नियम देखेंगे ब्लाइंड प्लेयर्स जब एक टूर्नामेंट खेलते हैं। इस वीडियो में हम रैपिड और ब्लिट्ज फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक नोटेशन कैसे किया जाता है ये हमने पहले ही एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आई बटन प्रेस करें और उस वीडियो को विजिट करें। एक ब्लाइंड खिलाड़ी को चेस खेलते देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, और हम इसे एक स्पेशल वीडियो में ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे एडजॉन गेम्स और चेस 960 फॉर्मेट। तो हमारी कोशिश रहेगी ये सारे इंटरेस्टिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कवर करें आपके लिए। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा अपेंडिक्स ए, जो बताता है रैपिड फॉर्मेट के रूल्स क्या होते हैं। हमारा पहला अपेंडिक्स A1 कहता है कि रैपिड गेम्स हम ऐसे गेम्स को बोलते हैं जिसमें खेल की अवधि 10 मिनट से ज़्यादा हो और 60 मिनट से कम। प्लीज़ नोट, 60 मिनट से कम का मतलब है ये 59 मिनट हो सकती है, बट 60 मिनट नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक गेम की अवधि 60 चालों की होती है, जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। इसलिए हमारा सभी कैलकुलेशन टाइम फॉर्मेट्स का 60 मूव्स को रेफरेंस लेते हुए उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई गेम 20 मिनट प्लस 5 सेकंड इंक्रीमेंट का हो रहा हो, तो आइए समझते हैं कि क्या ये एक रैपिड फॉर्मेट का गेम होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंक्रीमेंट क्या होता है क्लॉक में। आपके हर मूव के बाद जो आपका क्लॉक में टाइम इंक्रीज होता है, इसे ही हम इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसे इसमें 20 प्लस 5 हम मान के चले हैं कि 20 मिनट इनिशियल टाइम होगा और 5 सेकंड का इंक्रीमेंट। ये रैपिड फॉर्मेट में होगा कि नहीं, इसे हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 प्लस 20 हमारा होगा इनिशियल टाइम, जो कि मिलके 40 मिनट बनेगा। 5 सेकंड अगर 60 मूव्स तक चला जाता है एक खिलाड़ी, तो 5 इंटू 60 जो कि 300 सेकंड्स, जिसका मतलब 5 मिनट, और यही 5 मिनट आप अपोनेंट के घड़ी में भी ऐड करें तो 40 में 5 प्लस 5 कुल मिला के 50 मिनट की एक गेम ये चलेगी 60 चालों की। क्योंकि ये 60 मिनट से कम है, इसलिए इसे हम रैपिड फॉर्मेट में काउंट करेंगे। एग्जाम में आपको कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने पूछने जा रहा हूँ। आप यहाँ वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करिए कि एक 25 प्लस 5 सेकंड मूव का इंक्रीमेंट वाला गेम रैपिड फॉर्मेट में आएगा कि नहीं। सो इफ़ यू हैव गेस्ड इट राइट, यहाँ पर एज पर आवर कैलकुलेशन 25 प्लस 25 मिलकर हुआ 50, जो कि एक इनिशियल टाइम होगा दोनों खिलाड़ियों के लिए। इंक्रीमेंट करते हुए हम 5 इंटू 60 जैसे हमने किया था, तो जो कि कुल मिलाकर होगा 10 मिनट। कुल मिलाकर 50 प्लस 10 हुआ 60। ये रैपिड फॉर्मेट में नहीं आएगा। एज पर अवर रूल ये तभी माना जाएगा एक रैपिड का होगा जब वो 60 मिनट से कम का चले, ना कि 60 मिनट। आई होप आपको पहला अपेंडिक्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा अगला अपेंडिक्स कहता है कि इस फॉर्मेट में खिलाड़ियों को मूव्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है, बट वे किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में ऑर्बिटर से स्कोर शीट पर आधारित क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चुनिंदा टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें खिलाड़ियों के बिहाफ में खुद ऑर्बिटर्स चाल लिखा करते हैं। इन केस अगर कोई खिलाड़ी अपना गेम रिकॉर्ड करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्बिटर से स्कोर शीट मांग सकता है। बट ये ध्यान रखें कि अगर कोई खिलाड़ी उस समय पर स्कोर शीट में चालें लिखना रोकना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्बिटर किसी भी माध्यम से उसे बाध्य नहीं कर सकता कि आपको चाल लिखना ज़रूरी है। हमारा अगला अपेंडिक्स ये बताता है कि एक रैपिड फॉर्मेट के टूर्नामेंट को 2 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इवेंट, कितने खिलाड़ी उस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उस जगह पर कितने ऑर्बिटर्स आपके हेल्प के लिए मौजूद हैं। कुछ चुनिंदा टूर्नामेंट्स में एक ऑर्बिटर अगर मैक्सिमम 3 बोर्ड्स को मॉनिटर कर रहे हों और हर गेम को स्कोर शीट में रिकॉर्ड करने के लिए ऑर्बिटर या
असिस्टेंट वहाँ मौजूद हो, ऐसे टूर्नामेंट्स हम पहली कैटेगरी में रखते हैं। ये एलिट क्लास का टूर्नामेंट कहलाता है, जिसमें आपके खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो एकदम लिमिटेड होती है। ऐसे टूर्नामेंट्स में एक खिलाड़ी अपनी चाल में ऑर्बिटर से रेफरेंस के लिए स्कोर शीट देखने की मांग कर सकता है। प्लीज़ नोट, ऐसा वो एक गेम में सिर्फ 5 बार कर सकता है। अगर वो 5 से ज़्यादा बार रिक्वेस्ट करता है तो ऐसे में ये अपोनेंट को डिस्टर्ब करने का केस भी माना जाएगा, और ऐसे में हो सकता है ऑर्बिटर आपको पेनल्टी भी कर दे। वहीं कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिसिपेशन काउंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे स्थिति में क्योंकि ऑर्बिटर फिजिकली हर बोर्ड पर पूरे समय मॉनिटर नहीं कर सकते और स्कोरिंग नहीं कर सकते, जैसा कि पिछले केसेस में हमने देखा जिसमें ऑर्बिटर स्पेशली मेंटेन करते थे स्कोर शीट, यहाँ उनके मेजर डिसीजंस आपके क्लेम पर निर्भर करेंगे, इसलिए हम इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक रूल्स पढ़ेंगे। अगर बोर्ड में 10 मूव्स खेली जा चुकी हों और बोर्ड में क्लॉक टाइमिंग गलत सेट हो गई हो, तो ऐसे में चेंजेस नहीं किया जाएगा जब तक आपके टूर्नामेंट का शेड्यूल इम्पैक्ट ना हो। वहीं अगर बोर्ड गलत तरीके से रखा हो या पीसेस गलत तरीके से सेटअप हुए हों, तो उस गेम को कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसे कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ऐसे स्थितियों में यह जानना जरूरी है कि अगर किंग और क्वीन को आपने शुरू से ही गलत रखा है तो यहाँ कैसलिंग नहीं माना जाएगा, आप कैसलिंग इस गेम में नहीं कर पाएंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि स्टैंडर्ड चेस फॉर्मेट जो हम आर्टिकल्स में डिस्कस किए थे, वहां अगर इनकरेक्ट पीस सेटअप होता था तो आप गेम को फिर से शुरू करवाते थे इनिशियल पोजीशन से, और अगर आप इनकरेक्ट बोर्ड रखते थे तो ऐसी स्थिति में आपको एक करेक्ट बोर्ड पर उसे ट्रांसपोज किया जाता था पोजीशन को, और गेम आगे कंटिन्यू किया जाता था। अगला अपेंडिक्स कहता है कि अगर किसी पोजीशन में कोई इरेगुलरिटी आती है, जैसे किसी खिलाड़ी ने कोई इलीगल मूव चल दी हो और ऑर्बिटर वहां किसी वजह से अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केसेस में अपोनेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो ऑर्बिटर को बुलाकर क्लेम करे। अगर उन्होंने किसी वजह से क्लेम नहीं किया तो वो इलीगल मूव को भी एक लीगल मूव मानकर गेम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आगे चलकर रियलाइज करते हैं कि पिछले मूव में उन्होंने इलीगल चला है और आप अगर क्लेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्लेम मान्य नहीं होगा, बिकॉज वो गेम में ऑलरेडी बढ़ चुका है। इन केस ऑफ क्लेम, जैसा कि हम स्टैंडर्ड रूल में देखे थे, पहला इलीगल में हम पेनल्टी देंगे खिलाड़ी को, जिसमें अपोनेंट के क्लॉक में एडिशनल टाइम दिया जाएगा, और दूसरी मूव खेलने पर ऑर्बिटर द्वारा लॉस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारा अगला अपेंडिक्स कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी फ्लैग फॉल की वजह से जीत गया हो, तो यहाँ उसे चेस क्लॉक को स्टॉप कर ऑर्बिटर को फ्लैग फॉल के बारे में बताना चाहिए। यहाँ ऑर्बिटर बोर्ड की पोजीशन चेक कर ये इंश्योर करेंगे कि किसी वजह से ये गेम ड्रॉ तो नहीं हो रहा हो, जैसा कि हमने आर्टिकल 6.9 में चेक किया था, जिसमें एक लीगल सीरीज ऑफ सीक्वेंस हम चेक किए थे चेकमेट का। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं और आपसे वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर दोनों ही खिलाड़ी का फ्लैग फॉल हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऑर्बिटर आकर फ्लैग फॉल का साइन देखेगा, जो कि एक माइनस या ऐसा कुछ रिलेटेड सिंबल होगा, जिसकी मदद से वो आइडेंटिफाई कर सकेगा कि किसके साइड का फ्लैग पहले फॉल हुआ। ये अपेंडिक्स कहता है कि अगर कभी ऑर्बिटर खुद नोटिस करता है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई इरेगुलरिटी हो, जैसे मान के चले कोई इलीगल पोजीशन बोर्ड में हो, तो ऐसी स्थिति में वो इमीडिएटली वहां इंटरवेन नहीं करेंगे, बल्कि बोर्ड में उस नेक्स्ट मूव के चलने का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट मूव चलने के बाद भी इलीगल पोजीशन वहां पर बनी हुई है, तो ऐसे केसेस पर ऑर्बिटर इमीडिएटली उस गेम को ड्रॉ डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, इस पोजीशन पर दोनों ही साइड को चेक पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ऑर्बिटर अगर आते हैं और देखते हैं पोजीशन, तो इन दिस केस ही विल वेट। लेट्स कंसीडर ब्लैक ने ये चला, और अब देखिए इस पोजीशन पर, क्योंकि अब बोर्ड में पोजीशन इलीगल नहीं रही, सिर्फ एक ही तरफ पर चेक है, सो ऑर्बिटर सिंपली वहां से आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज द पोजीशन इज नॉट इलीगल एनी मोर। बट वहीं अगर इसके अलावा पर वो कुछ ऐसी चाल चलते जिससे बोर्ड में इलीगल पोजीशन बनी रहती, तो यहाँ ऑर्बिटर को अधिकार है कि वो इंटरवीन करे और बोर्ड में ड्रॉ डिक्लेयर करे। नेक्स्ट अपेंडिक्स सेज कि अगर ऑर्बिटर किसी पोजीशन में फ्लैग फॉल नोटिस करे, तो इमीडिएटली उसे इंटरफेयर करना होगा उस गेम में, और खिलाड़ियों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द फ्लैग फॉल। हमारा आखिरी अपेंडिक्स कहता है कि टूर्नामेंट रेगुलेशन में ये क्लियरली स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि अगर कोई टूर्नामेंट एलीट लेवल का टूर्नामेंट है, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर 3 बोर्ड्स को मैनेज कर रहा हो और स्कोर शीट भी मेंटेन कर रहा हो। हमारा अगला फॉर्मेट है ब्लिट्स फॉर्मेट,
जिसे हम अपेंडिक्स बी में कवर कर रहे हैं। ये चेस का सबसे कम समय वाला फॉर्मेट है जो फिडे ने अपने टूर्नामेंट के रेगुलेशंस में अप्रूव किया है। इसके अलावा बुलेट फॉर्मेट्स फिडे में एप्लीकेबल नहीं है। ब्लिट्स फॉर्मेट के मैक्सिमम रूल्स हमारे रैपिड फॉर्मेट से रिलेट करते हैं, एक्सेप्ट इसका टाइम फॉर्मेट और साथ ही साथ इसके पहली इलीगल के बाद में मिलने वाली पेनाल्टी का टाइम। अपेंडिक्स B1 सेज कि ब्लिट्स गेम हम ऐसे गेम्स को बोलेंगे जिस खेल की अवधि 10 मिनट या 10 मिनट से कम की हो। इसमें भी हम अपने खेल के एवरेज लाइफ को 60 मूव्स मानेंगे और अपना सारा कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन देना चाहता हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो। अगर एक गेम 3 मिनट्स प्लस 2 सेकंड इंक्रीमेंट का हो रहा हो तो आपको सोचना है कि क्या ये ब्लिट्स फॉर्मेट का गेम होगा। इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, 3 मिनट इनिशियल टाइम अगर दोनों खिलाड़ियों को मिल रहा है तो टोटल टाइम होगा 6 मिनट्स। इंक्रीमेंट के केसेस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 दैट इज 120 सेकंड्स मतलब 2 मिनट्स, और अपोनेंट को भी 2 मिनट मिलकर बनते हैं 4 मिनट। टोटल टाइम हुआ 10 मिनट। तो ऐसी स्थिति में ये एक ब्लिट्स फॉर्मेट का गेम होगा और आप इस गेम को डिक्लेयर कर सकते हैं ब्लिट्स। सो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अपेंडिक्स के। वी विल कम बैक विद अनदर वीडियो ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।